बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, कि इस एग्जाम की स्कीम क्या रहने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो देखिए केवल एक पेपर होगा बस। यहाँ पे एक पेपर होगा, वो भी कैसा पेपर होगा, वो भी एमसीक्यू पेपर होगा, और कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे एक एमसीक्यू पेपर होगा। अगर हम बात करें इस पेपर की, देखिए तो यहाँ पे आपको एक पेपर में दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और एक आएगा सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके दो पार्ट आएंगे, एक आएगी जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड इट्स हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज, जियोग्राफी, ट्रेडिशनल एटसेट्रा। इनके बारे में डिटेल सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे। वहीं अगर बात करें एवरीडे साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, आपका हिस्ट्री, मैथ्स, इनोवेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसका डिटेल सिलेबस क्या रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे पहला सेक्शन जो है वो आपका टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। पहले सेक्शन में अगर बात की जाए टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, जहां पे हर क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का होगा। यानी यहाँ पे जो पहले सेक्शन का पार्ट ए है वो 90 मार्क्स का होगा, पहले सेक्शन का पार्ट बी है वो 90 मार्क्स का होगा, और जो दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग कवर होगी, वो आपका कितने मार्क्स को क्वेश्चन आएंगे, वहां पे 90 क्वेश्चन आएंगे, और वहां पे ये टोटल 270 मार्क्स का होगा। यानी आपका जो पेपर है, कंप्लीट जो पेपर है, ये कितने होगा, 90 प्लस 90 प्लस 270। और हाँ, यहाँ पे अगर बात की जाए तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 प्लस 30 प्लस 90, इसका मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। और आपको टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे, मतलब 180 मिनट्स। तो आपको 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे अंदाजा लगा लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। अगर बात करें तकरीबन तकरीबन एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिल रहा है। इसका मतलब सवाल जो आपको हाउसिंग बोर्ड में पूछे जाएंगे वो थोड़े अच्छे लेवल के सवाल आएंगे, बिल्कुल एसएससी लेवल के सवाल यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ऐसे पूरे पूरे चांसेस। क्योंकि देखा गया जब भी आपको एग्जामिनर अच्छे सवाल देता है, मतलब अच्छा टाइम देता है कि ठीक है तकरीबन अगर 1 मिनट से ज़्यादा का समय किसी भी एक सवाल के लिए मिलता है, तो वहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा अच्छे बनते हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आएंगे, लेकिन पेपर का लेवल जो है वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। अगर हम यहीं पे आगे बात करें और, तो यहाँ पे हम देखें तो देखिए 40% सेल बी पासिंग मार्क्स फॉर एग्जाम। आपको मिनिमम 40% पासिंग मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मस्ट है। अगर बात करें सीनियर सेकेंडरी लेवल विल बी स्टैंडर्ड फॉर द सेक्शन ए। सेक्शन ए का जो स्टैंडर्ड है वो रहेगा आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का। वहीं अगर बात करें सेक्शन बी, तो सेक्शन बी का जो स्टैंडर्ड रहने वाला है वो रहेगा क्या, आपका डिग्री लेवल का। सीनियर सेकेंडरी का जो है जो स्टैंडर्ड है वो सेक्शन ए का रहेगा। सेक्शन ए का जो सीनियर सेकेंडरी रहेगा, इसका मतलब क्या है, देखिए 12वीं क्लास तक की जितनी भी जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है वो आपसे पूछा जाएगा, हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा, लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज वगैरह पूछा जाएगा। वहीं अगर बात करें तो 10th क्लास तक की रहती है साइंस अमूमन, अदरवाइज 12वीं क्लास की जो साइंस बायो वाला सेक्शन है वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पे 10th क्लास तक की साइंस रहेगी, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा आपका, हिस्ट्री, मैथ्स, इनोवेशंस एंड इंडियन एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में रहेगा। इंडियन एंड इंटरनेशनल इवेंट्स की अगर बात कीजिए तो ये वही है जो आपके करंट में रहने वाले हैं, एक्स्ट्रा कोई नहीं आएंगे कि कोई 10 साल पहले कोई नहीं पूछेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें अभी जो आपका चांद मिशन है तो उसके बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो नई संसद भवन बनी है उसके बारे में पूछा जाएगा कि किसके ऊपर है, साउथ से जो लेके आए तो उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, मोदी जी कहाँ कहाँ यात्रा करके आए उनके बारे में कुछ पूछा जाएगा। तो जितने भी करंट अफेयर के बारे में है वो वहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल जो यहाँ पे आपके इवेंट्स है उनके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा भाई। चलिए अब अगर बात करें यहाँ से, देखिए द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे जो सवालों का पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आएंगे आपके यहाँ पे। सारे के सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी एमसीक्यू होंगे। बता चुका हूँ आपको 150 एमसीक्यू आएंगे, जहाँ पे टोटल आपके कितने मार्क्स आएंगे, 450 मार्क्स। अगर बात की जाए यहाँ पे तो टोटल आपके होंगे 450 मार्क्स। 450 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा, जहाँ पे 150 क्वेश्चन को आपको 180 मिनट्स में करना है। लेवल के बारे में बात कर चुका हूँ कि लेवल कैसा आपका रहने वाला है यहाँ पे, तो लेवल के बारे में देख चुका हूँ यहाँ पे लेवल कैसा रहेगा। अगर हम बात करें इसके आगे और कंटिन्यू, तो मैक्सिमम मार्क्स या नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स में बता चुका हूँ आपको 450 मार्क्स रहेंगे। उसमें से आपको 40% मार्क्स तो यहाँ पे लाना कंपलसरी है, ये तो आपको लेके आना ही आना है। 40% मार्क्स तो आपको लेके आना ही आना है, हर हाल में लेके आना है। इसका मतलब यहाँ पे 180 प्लस मार्क्स तो आपको चाहिए, कट ऑफ से ऊपर ही जाने वाली है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। वहीं अगर बात की जाए तो जो इनकरेक्ट आंसर है, अगर आप गलत करके आते हैं तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 मार्क्स की रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्या हो गई, 1/3 हो गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है तो आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि अगर यही नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती तो इतना सीरियस इशू नहीं था, आप इजीली आराम से अटेम्प्ट करके आ सकते थे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग में आपका स्कोर बहुत तेजी से गिरता है अगर आप नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज्यादा करते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अभी से आपको अपनी तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम की जाए।
फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो आप अभी से टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कीजिए। जोनटेक की तरफ से हाउसिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी। हाउसिंग बोर्ड जूनियर इंजीनियर का डिग्री और डिप्लोमा का अलग से सेपरेट कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, वो आपको जोनटेक डिजिटल में मिल जाएगा। और इनके जितने भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ भी आप पिन कर दूंगा, देख लेना। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की करनी है कि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि भाई कुछ भी करो नेगेटिव मार्किंग मेरी कम से कम रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको 15 सवाल ही आ रहे हैं तो केवल 15 ही करिए। उसका फायदा ये है कि जो 35 सवाल आपको नहीं आते थे उनको जब आप देखेंगे कि मैंने क्या गलती करी, मुझे क्यों नहीं आया, तो वो आपको इंप्रूव करेंगे। लेकिन आपको आते 15 और आपने तुक्के मार दिए 30 के, उन 30 में से 10 अगर सही हो गए तो जो सॉरी जो 10 सही हुए हैं उनको आप नहीं देखोगे वापस, और वही 10 आपको वहाँ भी नेगेटिव देंगे। यहाँ तो तुक्के में सही हुए तो वहाँ नेगेटिव देंगे और वही आपका सिलेक्शन को दूर करेंगे। तो ये कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल हम नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं सिलेबस की कि जो आपका हाउसिंग बोर्ड जूनियर इंजीनियर है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है और खासतौर पर अगर बात की जाए सिविल बीटेक के लिए, तो देखिए सिविल बीटेक और डिप्लोमा दोनों का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। बीटेक में कुछ सब्जेक्ट नहीं है, जबकि सिविल इंजीनियरिंग बीटेक डिप्लोमा में कुछ सब्जेक्ट नहीं है, जबकि सिविल इंजीनियरिंग बीटेक में सारे के सारे सब्जेक्ट है, इवन ऑटोकेड भी इंक्लूड है। तो उस सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड की। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर एंड रिलेटेड टू राजस्थान आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है, जितने भी टॉपिक्स आप देखिएगा इसमें से राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत के बारे में यहाँ से बात की गई है। जहाँ पे ये वही है जो RSM SSB की तरफ से जितने भी एग्जाम अभी तक जूनियर इंजीनियर किए हुए हैं सारे के सारे में एग्जाम जो सिलेबस रहा है वो लगभग यही रहा है। यही वो टॉपिक्स है जो आपसे रह रह के बार बार पूछे जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान का भूगोल में आपके सिर्फ यही टॉपिक कवर देखे जाए तो यहाँ पे, और ये भी वही टॉपिक्स है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि स्थिति और विस्तार क्या है, भौतिक विभाग के बारे में पूछेगा, अपवाह तंत्र के बारे में पूछेगा, जलवायु के बारे में पूछेगा, मिट्टी के बारे में पूछेगा, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण, पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण पूछेगा, कृषि, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं पूछेगा, सिंचाई परियोजना पूछेगा, पर्यावरण पूछेगा, खनिज संपदाएं पूछेगा, ये सब उसके बारे में बात करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट तो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी उसके बारे में पूछेगा, जहाँ पे लिमिटेड आपको जो टॉपिक्स होती हैं। जहाँ पे अगर बात करें सवाल यहाँ से मस्ट है, बनेगा। पहला, राजस्थान में स्थानीय और नगरीय प्रशासन, ये आपसे एक सवाल यहाँ से फिक्स है, यहाँ से एक सवाल आपको मिलना ही मिलना है। वही बात करें तो सॉरी 74वां संविधान संशोधन विधेयक, ये भी आपको मिलेगा, यहाँ से एक सवाल मिलेगा। वही अगर बात करें तो यहाँ से राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, यहाँ से सवाल मिलेगा। बाकी भी टॉपिक है जहाँ से सवाल आने के चांसेस पूरे हैं, बट हाँ ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से सवाल आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अब अगर बात की जाए यहाँ से जनरल साइंस की या जनरल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, तो उसको सिलेबस देख लेते हैं एक बार। जनरल साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस का सिलेबस दिया है यहाँ पे जो आपकी जनरल साइंस जो कवर की जाएगी वो सिलेबस है। वहीं अगर बात करें तो करंट अफेयर के बारे में बताया गया कि करंट अफेयर का आपका सेक्शन कुछ आना है। वहीं अगर बात की जाए बेटा तो हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में बताया गया है कि हिस्ट्री एंड कल्चर किस तरह से रहेगा, जहाँ पे आपके स्पेशल रेफरेंस जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडमार्क है वहाँ के बारे में पूछेगा, जैसे कि मेडिवल में जो आपका मेडिवल बैकग्राउंड है उसके बारे में, सोशियो इकोनॉमिकल लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेगा, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पूछेगा। इस तरह से जितने भी म्यूजिक, डांस, थिएटर, जितने भी आपके यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट और फेयर है, जितने भी टॉपिक्स है यहाँ पे वो दिया गया है। अब एक और देखते हैं पहले, इसके बाद यहाँ बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा यहाँ से कि इकोनॉमिक डेवलप यानी जितने भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे केनाल के जितने भी राजस्थान में प्रोजेक्ट है वो सारे इकोनॉमिक डेवलप हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही है सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ रही है। जो भी आपके रिको इंडस्ट्रियल एरिया सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ रहा है। जितनी रिफाइनरीज है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वो सारी किस में है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में आ रही है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे पूछा जाएगा सवाल। वही अगर बात करें तो ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा। क्या पूछेगा, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स के बारे में पूछेगा, जहाँ पे ब्रॉड फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेगा और यहाँ बात करेगा इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे अगर बात करें इतना बड़ा सिलेबस और यहाँ अगर देखा जाए तो टोटल 60 क्वेश्चन, 60 तो क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए टोटल कितने 60 क्वेश्चन है। इतना बड़ा सिलेबस, केवल 60 क्वेश्चन, और अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 180 मार्क्स। तो मार्क्स की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा नंबर है ये, 180 बहुत बड़ा नंबर है। यानी अगर किसी की जीके बहुत अच्छी है तो वो 180 में से यहाँ पे इजीली 150 भी अगर स्कोर करता है और 150 अगर वो टेक्निकल में स्कोर कर लेता है तो डेफिनेटली सिलेक्शन के बहुत करीब है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जीके कमजोर है। अब उनके लिए समस्या ये है
कि इतने भारी भरकम सिलेबस को कैसे स्टडी किया जाए। तो इसका सिंपल सा मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा एक एग्जांपल देता हूँ कैसे स्टडी करना है। जो भी टू द पॉइंट डिस्कस किया गया है एग्जामिनर, पहले उसको पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए यहाँ पे, जैसे ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज आपको सिलेबस में मेंशन है, क्या लिखा हुआ है इसमें? ब्रॉड फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट प्लेसेस। आप इन्हीं के बारे में पढ़िए कि दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उनके बारे में आपको ब्रॉड जो इनके फीचर्स उनको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे जो आपकी लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है, सबसे टॉलेस्ट क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, जो भी रिवर है, अमेजन के जंगल है उनके बारे में बात करिए, ठीक है, जो भी है, जो भी बड़े बड़े चीज़ें उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। रिवर्स, माउंटेन, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, इनके बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तकरीबन इतने टॉपिक्स हो गए हैं कि हर टॉपिक से इक्के दुक्के सवाल आएंगे। तो यहाँ पर आपको पहले टॉपिक कवर करना है, उसके बाद बाकी जैसे अगर बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात करें तो फूड एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की क्रॉप के बारे में बात करें, राजस्थान का एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, मेजर इरिगेशन और रिवर वैली के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डेजर्ट, जो आपका डेवलपमेंट डेजर्ट का प्रोजेक्ट उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आना है। और देखिए यहाँ अगर बात करें ग्रोथ एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लगी हुई है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के बारे में बात करेंगे कि अभ्रक कहाँ मिलता है, चांदी कहाँ मिलती है, सोना कहाँ मिलता है, कोयला कहाँ निकलता है, ज़्यादा कम ज़्यादा मैक्सिमम कम ज़्यादा कहाँ मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में बात करेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स कौन सा हैंडीक्राफ्ट कहाँ का फेमस है, जैसे पाली का क्या फेमस है, ठीक है, जयपुर का क्या है, ब्लू पोटरी कहाँ की फेमस है। इस तरह के जो मेजर सवाल वो आपसे पूछे जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो जितने भी आपके मोटे मोटे तौर है जो वो उनके बारे में बात करेंगे, जो मेजर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर बात करें तो हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें करंट अफेयर के बारे में, देखिए साफ लिखा हुआ करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज एंड देयर एक्टिविटीज, गेम्स, स्पोर्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। यानी यहाँ पे अगर बात करें तो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे करनी ही करनी है, मस्ट है। 6 मंथ की करंट अफेयर मतलब अगर बात करें यहाँ से तो जनवरी के बाद की करंट अफेयर आपको सारी पढ़नी है, जनवरी के बाद की करंट अफेयर आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये मस्ट है, ये आपको करना ही करना है बाबा। वहीं अगर बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप 11th-12th की बायो भी लेके बैठे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा नहीं, आप सिर्फ 10th लेवल की जो जनरल साइंस आती है, नॉर्मल जनरल साइंस आती है, वो पढ़ लीजिए। अगर सवाल होना है तो वैसे भी आपसे हो जाएगा, क्योंकि ईजी पेपर आता है, जनरल साइंस का ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। अगर बात करें यहाँ से हम इसके बाद बात करें तो जैसे मैं बताऊँ राजस्थान में ये राजनीतिक और प्रशासनिक निकाय, मैंने बताया कि एक आपका राजस्थान स्थानीय निकाय सवाल बनेगा 74वां जो संविधान संशोधन यहाँ सवाल बनेगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से सवाल बनेगा, लोकायुक्त से सवाल बनने के चांसेस पूरे हैं। वहीं अगर बात करें तो राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब भी एग्जामिनर इस पेपर को सेट करेगा तो डेफिनेटली उसका मेंटल स्टेट जो है वो ये रहेगा कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कौन कौन सा टॉपिक हाईलाइटेड है, कौन से टॉपिक हाईलाइटेड नहीं है, उसके बारे में बात करेगा। तो आप अगर सिलेबस कवर करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो 180 नंबर का जो ये पेपर है इसमें मेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर आए और 150 प्लस अगर नंबर में लाऊं, तो आपको सिंपल सा चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे पहले सिलेबस को ऐसे कवर करो टू द पॉइंट, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और मैं बताऊं जब आप टू द पॉइंट सिलेबस कवर करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारा सिलेबस अपने आप कवर हो भी जाएगा। आप ये नहीं कि ठीक है आपने इसको पढ़ने के लिए स्प्रिंग क्या बोलते हैं आपका आरएस का कोई भी नोट्स उठा लिया या फिर यूपीएससी का कोई भी नोट्स उठा लिया, तो ऐसे लेके नहीं पढ़ना आपको जो है इसको क्रम से पढ़ना है, कुछ इस तरह पढ़ना है कि ठीक है मेरा जितना प्रिसाइज सिलेबस है, जितना छोटा सिलेबस है पहले मैं कवर कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा वक्त आपको मिलेगा नहीं और ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली थोड़ी समस्या रहेगी। तो आपको ये समझना है कि मुझे सिलेबस जितना जल्दी कवर कर सकूँ मैं उतना मेरे लिए फायदेमंद रहेगा भाई। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन बी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन बी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन बी में अगर बात करें तो 90 सवाल आएंगे और एक सवाल अगर 3 मार्क्स का है तो ये आपका 270 रहेगा। अब देखिए आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, जो बहुत अच्छे समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी उनकी, यहाँ पे 150 प्लस मार्क्स आराम से इजीली लाएंगे। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि वैकेंसी जब कम होती है, वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि 250 प्लस मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो ही आपका सिलेक्शन श्योर है। यहाँ पे वहाँ पे 180 मार्क्स थे, 180 में से अगर बात की जाए आपकी नॉन टेक बहुत अच्छी है तो आपको 150 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। वही अगर बात करें यहाँ पे आपकी टेक्निकल बहुत अच्छी है तो आपको 270 में से 250 प्लस मार्क्स लेने हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एवरेज है, जहाँ जिनका ना तो नॉन टेक अच्छा है ना टेक्निकल अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्टिंग एरिया कौन सा है। कुछ लोगों को टेक्निकल बहुत इंटरेस्टेड होता है लेकिन नॉन टेक इंटरेस्टेड नहीं होता है,
कुछ लोगों का नॉन टेक बहुत इंटरेस्टेड होता है लेकिन टेक्निकल इंटरेस्ट नहीं होता, तो उस केस में आप अपना इंटरेस्ट देखिए। अगर आपका टेक्निकल में ज़्यादा इंटरेस्ट आप सोचते हैं कि मैं कर लूँगा, तो डेफिनेटली आपको 250+ मार्क्स के लिए जाना चाहिए। वहीं अगर बात करें यहाँ पे एवरेज 150 के आसपास भी रखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। तो सिलेक्शन के लिए या कट ऑफ के लिए अगर आपको आंकड़ा चाहिए कि कुछ टाइम बाद मेरे पास बातें आएगी कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ देख लीजिए, आप दोनों मार्क्स को जोड़ लीजिए। यहाँ पे लगभग आपकी कट ऑफ जो है 400 350 के आसपास कट ऑफ रहेगी बाद में जाके, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहती है। नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहती है, पढ़ने वाले स्टूडेंट जो क्रीम स्टूडेंट है वो आपको पूरा कवर करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं ही पढ़ रहा हूँ बाकी नहीं पढ़ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में वो स्टूडेंट है आज भी जो बिल्कुल कहते हैं किताबी कीड़े बन के बैठे हैं, और कहीं ना कहीं वो छुपके से पढ़ते पता नहीं लगता 450 में कब 420 नंबर ले आएंगे, और फिर तुमको लगेगा ओह ये क्या हुआ, 420 वाला भी एग्जाम में बैठा है, ये कैसे आ गए। तो ये भी पॉसिबल होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा भाई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया है कि आप दोनों सेक्शन में अपना टारगेट ये लेके चले। और मैं बता चुका हूँ कि हाउसिंग बोर्ड जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो है सबसे बेस्ट वैकेंसी है। प्रमोशंस बहुत फास्ट होने वाले हैं, पे स्केल बहुत अच्छा है, जॉब प्रोफाइल बहुत कमाल का है, राजस्थान की वैकेंसी है, तो इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिलता है। इवन अगर आप बात करें RSM SSB PWD PhD या फिर WRD वैकेंसी, तो उसके जूनियर इंजीनियर के रेस्पेक्ट में हाउसिंग बोर्ड का जूनियर इंजीनियरिंग मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स है जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिलते हैं भाई। अगर बात करें यहाँ सेक्शन बी की, तो ये हमारे पास टेक्निकल इंजीनियरिंग का है। अब यहाँ पे भी बच्चा इसी पैटर्न को फॉलो करना चाहेगा कि ठीक है जैसे सर ने बताया कि ऊपर एक टॉपिक उठा के यहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं, नहीं। सिविल इंजीनियरिंग में आपको सिलेबस को कवर करने की नीड नहीं है, मतलब सिलेबस को आपको पढ़ने की नीड नहीं है कि इसको पढ़ लिया इसको पढ़ लिया। जितना आपको जोनटेक क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, या फिर जितना पढ़ा दिया गया है मोर देन सफिशिएंट है। आपको सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज करना है और उनकी प्रैक्टिस को बूस्ट करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, जितने भी अभी तक जूनियर इंजीनियर के एग्जाम हुए हैं सबको आपको लगाना है, जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम हुए हैं सबको आप लगाना है। जोनटेक की 5300 बुक जो है वो जेई की बुक है, जोनटेक की 5500 बुक जो है वो एई की बुक है, दोनों बुक को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद एसएससी जेई प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, खास तौर पे पिछले 5 सालों के पेपर जरूर लगाना है। पिछले 5 साल का तो 22 21 20 19 18 17 वाले लगाने हैं, शुरू वाले मत लगाना, वो इररिलेवेंट हो जाते हैं समय के साथ। वही अगर बात करें तो आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, कोई सी बुक हो तो आपको वो भी लगानी है। ये सोर्सेज अगर आप करते हैं और इन्हीं की आप 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और चूंकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो इस कैटेगरी के हैं कि अरे यार सिलेबस बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है, समय भी कम मिला है, छोड़ो अपन RSM SSB की तैयारी करते हैं जो कि जनवरी में होगा। तो अगर ऐसे स्टूडेंट मैक्सिमम है तो इसका मतलब जो इस एग्जाम को पकड़ लेता है डेफिनेटली वो इसमें सिलेक्शन ले लेगा। अब आप देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी से हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप क्या सोचते हैं, आपका माइंडसेट कौन सा है। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के हैं कि नहीं जाना हाउसिंग बोर्ड में है, चाहे 1 वैकेंसी चाहे 2 वैकेंसी हो, अपन को तैयारी इसी की करनी है, तो डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर पाएंगे। और यहाँ पे मैंने बताया टारगेट आपको पहले मैंने बड़ा दे दिया है कि 250 मार्क्स एक अपने आप बहुत बड़ा टारगेट है, इधर 150 मार्क्स अपने आप में काफी बड़ा टारगेट है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप लोगों के लिए जो आपको हासिल करना है और डेफिनेटली आप कर लेंगे। टेक्निकल में मैं अंदर का सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि अंदर का सिलेबस आपको पता है जो जोनटेक ने पढ़ा रहा है काफी समय से, वो आपका लगभग पूरे सिलेबस को कवर करता है। अगर इक्के दुक्के टॉपिक आपको लगता है जब पढ़ेंगे वो नहीं होता है तो डेफिनेटली आप कंसल्ट टीचर पर्सन जो भी आपका टीचर है या जो कंसर्न पर्सन है मैनेजमेंट में, उनसे आकर बात कर लीजिए कि सर मेरे टॉपिक है ये नहीं हुआ है, तो आपको उसका भी अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर बात करें कौन कौन सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है। वही अगर बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स है आपके पास, यहाँ पे एचएम नहीं है भैया, यहाँ पे आपको एचएम कहीं देखने को नहीं मिला है, हाइड्रोलिक मशीन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स। आप जब यहाँ सिलेबस देखेंगे तो आपको केवल फ्लूइड मैकेनिक्स है, पंप टरबाइन और फ्लो ऑफ जेट आपको यहाँ पर कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, तो वो आपका यहाँ पे नहीं है भाई। तो अब बाकी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे कंप्लीट है, पूरा सिलेबस है, यहाँ पे देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस है। वहीं अगर बात करें तो सर्वे आपका पूरा है, सर्वेइंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका वो कौन सा इन्होंने दिया है यहाँ पे देखो, जो है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पे इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज आपका सिलेबस इंक्लूड है। वहीं अगर बात करें तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मतलब टॉस दिया हुआ है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम दिया हुआ है। ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट है, इसमें कोई भी सेक्शन आपको नहीं है। इवन जो मैं अभी बता रहा था आपको स्प्रिंग एंड वाइब्रेशंस तक भी इन्होंने इंक्लूड किया है, डेफिनेटली सिलेबस में इंक्लूड किया है कि भाई हम स्प्रिंग और वाइब्रेशन से भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं, इसको भी पढ़ के आपको अपनी तैयारी करनी है। तो याद रखिएगा स्प्रिंग एंड वाइब्रेशंस तक भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपको कंप्लीट है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में आपको पूरा यहाँ पे पढ़ना है। सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग आपको कंप्लीट करना है यहाँ पे। वहीं अगर बात करें डिजाइन ऑफ आरसी कंक्रीट एंड
आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, मैशनरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है यहाँ पे। डिजाइन ऑफ स्टील यानी स्टील के बारे में आपको यहाँ बात करनी है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सिटी के बारे में यहाँ पे आपको बात करनी है। पूरा सिलेबस कवर किया गया यहाँ पे। वहीं आपका देखिए एक न्यू सब्जेक्ट आया आपका ऑटोकेड। ऑटोकेड भी आपको यहाँ पर डिजाइन करना है, यहाँ पे पढ़ना है। ऑटोकेड की क्लासेज जिन बच्चों की नहीं हुई है उनकी क्लासेज जोनटेक की तरफ से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगी। जो भी स्टूडेंट है जो कि बाहर का है, जो कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकता है, हाउसिंग बोर्ड की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ऑटोकेड की क्लासेस मैं यूट्यूब पे या फिर जोनटेक डिजिटल एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दूंगा। जहाँ तक है जोनटेक डिजिटल एप्लीकेशन पे आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो आप इस जो सब्जेक्ट है इसकी तैयारी वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जैसे इस सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी तो उनका रिकॉर्डेड सेशन आपको कहाँ मिल जाएगा, जोनटेक डिजिटल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें तो आपका एनवायरमेंट भी यहाँ पे हिस्सा है सिलेबस का। और एक आखिरी सब्जेक्ट बचता है जिसको हम कहेंगे हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे एंड ब्रिज भी यहाँ पे आपका हिस्सा है सिलेबस का। तो देखिए ये आपके टोटल कितने हो गए, 13 जो है यहाँ पे सब्जेक्ट आ गए। यानी कि सिविल इंजीनियरिंग जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे कितनी है भाई, पूरी कमाल, पूरी आपकी इंक्लूड है। तो ये पूरी इंक्लूड है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग खासतौर पर बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए। वहीं अगर बात करें तो ये तो मेरा सिलेबस का पूरा डिस्कशन था कि सर सिलेबस क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या है क्या नहीं है, कैसे पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया है। नॉन टेक का भी मैंने आपको काफ़ी जितनी मेरी समझ काम करती है उसके वजह से मैंने आपको आइडिया दिया है। वहीं टेक्निकल का भी जितना मुझसे बन पड़ता है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, मैं भरसक प्रयास करता भी रहता हूँ।